नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। साल 2021 के तीसरे ही दिन आज की तारीख 3 जनवरी 2021 भारत के लिए 3 बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना की 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही DCGI ने जाइकोव डी के तीसरे फेज के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी है। कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। DCGI ने कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 2 डोसेज लगेंगी और दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जाएगा। DCGI ने एक और बड़ी बात ये कही कि ये दोनों ही वैक्सीन 110% सुरक्षित है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। भारत में वैक्सीन को अप्रूवल देने वाली एजेंसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ने दोनों वैक्सीन को 110% सुरक्षित बताया है, लेकिन विपक्ष ने वैक्सीन पर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल उठाए हैं। शशि थरूर ने कहा कि कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी बाकी है, ऐसे में कोवैक्सीन को मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। शशि थरूर के बाद जयराम रमेश ने भी कहा कि सरकार ने कोवैक्सीन के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है। ये दोनों ट्वीट हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। शशि थरूर ने क्या ट्वीट किया, सबसे पहले वो देखिए। कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अप्रूवल जल्दबाजी में दिया गया है और खतरनाक हो सकता है। कृपया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्थिति स्पष्ट करें। जब तक ट्रायल पूरे नहीं हो जाते तब तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत कोविशील्ड वैक्सीन से शुरुआत करे। कहना गलत नहीं होगा कि वैक्सीन को लेकर विपक्ष इस तरीके की बातें कर रहा है, ये हैरान करता है। आज शशि थरूर और जयराम रमेश ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद दलवी ने कहा कि सरकार वैक्सीन का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह दिया। कोरोना जिस तरीके से देश के अंदर क़यामत बर्पा कर रहा है, वैक्सीन ही इसका अकेला इलाज है। जिस तरीके से भारत सरकार, प्रधानमंत्री, CBI, IB, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED इसका इस्तेमाल विपक्ष के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको यकीनन ख़तरा हो ना हो, शक और शुबा तो ज़रूर होगा। बड़ा ताज्जुब होता है राशिद दलवी जैसे ज़हीन नेताओं का ये बयान आना। वैक्सीन पर सियासत की शुरुआत अखिलेश यादव ने की, जिन्होंने कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनके MLC तो 10 कदम आगे निकल गए। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि वैक्सीन से लोग नपुंसक हो सकते हैं। कोरोना का वैक्सीन का आज ड्राई रन शुरू हो गया, तो क्या समाजवादी पार्टी आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लोगों को वैक्सीन? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी।
हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। एक और पैनल हमारे साथ अब जुड़ गया है, डॉक्टर्स का ये पैनल है जो इस बयान पर भी अपनी राय जरूर रखना चाहेगा। डॉक्टर पल्लवी सापले जेजे अस्पताल की डीन है, आप पद्मश्री विजेता हैं, हम उनसे भी ये समझते हैं। डॉक्टर पल्लवी, अच्छा माफ कीजिए, डॉक्टर पल्लवी सापले, आप जेजे अस्पताल की डीन हैं। डॉक्टर पल्लवी, ये जिस तरीके की बात कही जा रही है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, राशिद दल भी ये कह रहे हैं कि शक व शुबा होता है क्योंकि पार्टी ऐसी है, ये सरकार ऐसी है कि वो विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और डीन होते हुए भी एक खुद को एक स्टूडेंट ही मानती हूँ और इसको साइंटिफिकली देखना चाहिए दोनों तरफ से। तो बात सिंपल है कि ये वैक्सीन इमरजेंसी यूज़ के लिए है विथ अबंडेंट प्रिकॉशंस है। हम सारे जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन की इजाद होने में कुछ साल लगते हैं, बट इस बार क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, अगर हम 10 साल के लिए रुकेंगे वैक्सीन पूरे प्रोसेस से जाने के लिए, तब उसकी ज़रूरत ही नहीं रहने वाली, बिकॉज हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। लेकिन तब तक अभी अपने देश में 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और मौतें हो जाएंगी, हम ये नहीं चाहते। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो किया जाता है वो हम कर रहे हैं, और मेडिसिन का पहला प्रिंसिपल है फर्स्ट डू नो हार्म। वो हम कर रहे हैं कि नॉर्मली 20,000 25,000 वॉलंटियर्स में ये वैक्सीन कई सालों तक टेस्ट की जाती है, उनको धीरे धीरे रिक्रूट किया जाता है। अभी क्या हो रहा है, इमरजेंसी बेसिस में 20-25 हज़ार लोगों पर ये टेस्ट हुई है, उन्हें उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए। पहले तो सेफ्टी देखी जाती है, फिर एफिकेसी। सेफ्टी मतलब इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये पहले देखा जाता है। उसके बाद वाले ट्रायल में उसके फ़ायदे हैं कि नहीं वो देखे जाते हैं। सबसे पहले तो नुकसान देखा जाता है, तो वो देखा गया है। और हम एक चीज़ में फॉर्चुनेट है कि पहला देश है जहाँ 2 प्रकार की वैक्सीन की परमिशन मिलने की प्रोसेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। लेकिन इसमें से जो वैक्सीन्स हैं वो ऑलरेडी US और UK में इनके कोई टाइप्स यूज़ किए गए हैं। और वैक्सीन की बात ये रहती है, या आज की तारीख में भी अपने देश की रेगुलेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आज भी अगर कोई दवाई हमने यूज़ की जो हम मान लीजिए कि सालों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई पेशेंट की मौत हुई और हमें शक हुआ कि इस दवाई की वजह से हुई है, तो फ़ौरन हम इन्फॉर्म करते हैं और वो पूरी बैच निकाल दी जाती है और बाकायदा इंक्वायरी लगती है कि क्या इस दवाई से ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो सेफ्टी की टेस्टिंग इसकी काफ़ी एक्सटेंसिवली हो चुकी है और इस वजह से पूरी प्रोसेस फॉलो हुई है। और DGCI के नीचे 2 और बॉडीज़ है, एक CDSCO है जिन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। एक्सपर्ट कमेटी की इजाजत, फिर DCGI का ये कहना है कि ये 110% सुरक्षित है, ये अपने आप में काफ़ी है। लेकिन ठीक है, सवाल अगर उठते हैं तो उन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर R गंगेलकर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप पूर्व DG हैं ICMR के। सर, अगर मैं नाम में कुछ गलत तरीके से बोल दूँ तो माफ़ करिएगा, आप इसे करेक्ट कर दीजिएगा। हमारे साथ डॉक्टर दीपक नामजोशी जी भी जुड़ रहे हैं, आप क्रिटिकेयर हॉस्पिटल के CMD हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का भी। डॉक्टर रमन, ये जो कहा जा रहा है कि क्या वाकई में ये सुरक्षित है? जैसे शशि थरूर ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड के साथ भारत आगे बढ़ सकता है, कोवैक्सीन के लिए अभी 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है। इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट, हमें इस वैक्सीन के लिए इतनी जल्दी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी। आप सबसे पहले ये भ्रम की स्थिति दूर करें कि तीसरा फेज का ट्रायल खत्म हो चुका है या फिर तीसरा फेज का ट्रायल लगातार चलता रहेगा और ये केवल इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत दी गई है। हमको जो DCGI बताया वो सच्चा बताया है, ये समझना चाहिए। DCGI ने बोला फेज 1 फेज 2 का डेटा देखा, उसमें ये वैक्सीन असरकारक है, इम्यूनोजेनिसिटी है, इसका पता चला। फेज 2 के इस ट्रायल का जो डेटा है वो भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। पब्लिक डोमेन में ये भी पता है कि ये वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं
वो काफ़ी कम है और वो ज़्यादातर लोकल सिस्टमिक जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसको हम रिएक्टोजेनिसिटी बोलते हैं, यानी बुखार होना या उस इंजेक्शन दिए वाली जगह पे सूजन होना या फटीग होना या उस इंसान को, यानी जो नॉर्मल वैक्सीनेशन के साथ जो हमको दिखाई देते हैं वो साइड इफ़ेक्ट दिखे हैं, उनका प्री प्रिंट में ये भी कहना है कि इसके कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्या ये पुराने नॉलेज के हिसाब से सही है? जो भी लाइव एक्टिन्यूएटेड वैक्सीन होती है, वो इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होती है, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक अगर आप देखें तो वो अच्छा ही रहता है। अभी तक का एक्सपीरियंस यही बताता है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो अलग अलग डिसीजेस में ट्राई किए गए हैं उनसे कोई बड़ा सीरियस साइड इफ़ेक्ट दिखना ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब इस हालत में आप अगर ये बोलेंगे कि फेज़ 3 ट्रायल चालू है, क्या फेज़ 3 ट्रायल चालू है। DCGI ने ये भी बताया कि ये फेज़ 3 ट्रायल में तकरीबन, अभी नंबर एग्जैक्ट बोल नहीं पाऊंगा, 22,000 के ऊपर लोगों को एनरोल किया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने सारा का सारा डेटा जो भी उनके पास होगा वो रखा गया होगा और उसको देख के ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अप्रूव किया है और उसके बाद में DCGI ने उसको कंसिडर करके वो रिकमेंडेशन को अप्रूव किया है। अब अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर आपको उसकी एफिकेसी या साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूरा नहीं बताया होगा तो वो शायद नेक्स्ट फेज में वो बताने वाले होंगे, लेकिन उसके ऊपर विश्वास न रखना ये शायद बराबर नहीं रहेगा। दीपक नाम जोशी जी, ये जो शंका है, हालांकि डॉक्टर रमन और डॉक्टर पल्लवी दोनों ये क्लियर कर रहे हैं, हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि ये जो तीनों चरण होते हैं, जो ये ट्रायल होते हैं, उसमें ख़ास तौर पर तीसरा ट्रायल, क्या ये साइमल्टेनियस तब भी चलता रहता है जब वैक्सीनेशन इन प्रोसेस होता है? और वैक्सीनेशन की ये जो रिसर्च है पूरी, क्या ये साइमल्टेनियस साथ साथ चलती रहती है? ये अभी की जो परिस्थिति है वो अभूतपूर्व परिस्थिति है। इसका पहले कोई साइंस में उदाहरण नहीं है कि जो इतने स्पीड से वैक्सीन क्रिएट की गई है और एक्चुअल यूज़ के लिए इमरजेंसी बेसिस पे उसको लाइसेंस किया जा रहा है। तो पहले के साथ कंपेयर करना शायद लॉजिकल बात नहीं रहेगी। सफिशिएंट डेटा क्रिएट किया जा रहा है जिससे जो वैक्सीन की सेफ्टी है प्रोफाइल वो डेफिनेटली एस्टैब्लिश हो रही है, उसकी एफिकेसी है वो टू अ लार्ज एक्सटेंट एस्टैब्लिश हो रही है। हर एक क्लिनिकल स्टडी का अपना अपना एक एम होता है, तो उसमें वेदर फेज 3 ट्रायल साइमल्टेनियसली चालू रहेगी या नहीं रहेगी वो रेगुलेटर्स के साथ वो डिस्कस करके डिसाइड करते हैं। एंड एज पर रेगुलेटर्स गाइडलाइंस एंड द प्रोफाइल ऑफ द ट्रायल वो बेसिस के ऊपर ये सब बातें डिसाइड की जाती है। तो एक ब्लैंकेट फॉर्मूला नहीं रहता है कि भाई इसी तरह से सब कुछ हो जाएगा। तो अभी जो स्थिति है उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को डिविएशंस लेके काम करना पड़ रहा है एंड एक्सपर्ट कमेटी वो प्रॉपरली देख रही है कि जो डिविएशंस ले रहे हैं उससे हमारे सिटीजन्स को कोई हार्म नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर पल्लवी, इसका मतलब ये है कि ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये नए स्ट्रेन पर भी कितनी कारगर है, ये भी अभी भी एक रिसर्च का विषय है, अभी इस पर भी रिसर्च होगी। यानी इस वैक्सीन को अगर और ज़्यादा मॉडिफाई या और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है तो वो भी साथ साथ काम होगा। बिल्कुल वो काम होगा और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जो USA के नेशनल प्रोग्राम में है। वो हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस वही रहता है लेकिन हर साल थोड़ा बदलता है, इसीलिए उनके नेशनल प्रोग्राम में ये वैक्सीन हर साल लेनी पड़ती है बिकॉज वायरस भी बदलता रहता है। और ये जो मैन्युफैक्चरर्स है और रिसर्चर्स है, जेनेटिस्ट है, वो सब अभी तक तो जो उनकी जानकारी है वो हमसे शेयर कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन्स है जो UK में जो मॉडिफिकेशन, ये UK की मॉडिफिकेशन सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन नहीं है। इस कोरोना वायरस में 400 से 4000 तक चेंजेस हुए हैं, बट वो काफ़ी माइनर हुए हैं। ये चेंज ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा लोगों में देखा गया है। तो उनका ये कहना है कि ये जो वैक्सीन है ये मॉडिफाइड जो कोरोना में थोड़े से चेंज हुए हैं, नई स्ट्रेन जो आई है उसमें भी काम करने वाले हैं। और वो एक कंपनी ये भी कह रही है कि अगर उनको चेंज करना पड़े तो उनके पास वो वेयरविदॉल है कि वो 6 हफ्ते में वो वैक्सीन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ऐसा होता है, पोलियो की अपने पास एक बार 3 प्रकार की वैक्सीन्स थी,
दूसरा प्रकार का पोलियो जाने के बाद अभी सिर्फ 2 प्रकार की वैक्सीन यूज हो रही है। तो ये तो बदलता ही रहता है और साइंस को नकारना गलत है। एक सिंपल बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि 1918 में जो पैंडेमिक हुआ था तब लोग सिर्फ फ्लू से नहीं गुजरे थे, तब अपने पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे, इंसुलिन नहीं था, तो डायबिटीज़ बाकी इन्फेक्शन होने की वजह से भी लोगों की मौत हुई थी, जबकि स्पेनिश फ्लू से वो शायद ठीक भी हो जाते। अभी हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, उनको कोविड से ठीक होने के बाद दूसरा इन्फेक्शन न लगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो साइंस ने अपने देश में अनऑफिशियल रिकॉर्ड से 1918 से 1920 तक कुछ 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी इस फ्लू में। तो इस बार मैं नहीं चाहती कि एक भी मौत हो, लेकिन 1.5 लाख और 5 करोड़ जब आप कंपेयर करेंगे तो साइंस की प्रोग्रेस उसी में से समझ में आती है। बिल्कुल। डॉक्टर रमन, एक और सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग जिनको कोरोना हो चुका है, रिकवर कर चुके हैं और जैसे कि कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ तब तक तकरीबन 3 महीने तक शरीर में रहती है, क्या ये टीका उन लोगों पर भी उतना ही असरकारक रहेगा जितना आम जिसको कोरोना नहीं हुआ है, आम व्यक्ति जिसको कोरोना नहीं हुआ है उस पर? ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझाइए। देखिए, आपने सुना होगा कि वैक्सीन के 2 डोज हैं। 2 डोज यानी एक पहला डोज होता है और 28 दिन के बाद में दूसरा डोज दिया जाता है। अब किसी व्यक्ति को अगर कोरोना का नेचुरल इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो हुए वाले इन्फेक्शन को शरीर के प्रतिकार शक्ति को जागरूक करने के लिए दूसरा डोज मिले, वैसी ये वैक्सीन की वजह से होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी इन्फेक्शन होने की वजह से जो इम्यूनिटी को जागरूक किया गया है उसको वो और अच्छे ढंग से वो जागरूक करेगी। अब रहा सवाल, क्या उन लोगों ने वो वैक्सीन लेना चाहिए? उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि ये लेने से एक चीज़ हमको समझ में याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल इन्फेक्शन जो होता है वो इन्फेक्शन की इम्यूनिटी जो है उससे बेहतर इम्यूनिटी ये वैक्सीन से आती है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अब अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ है और मैंने 1 डोज लिया तो क्या 1 डोज ही सफिशिएंट है? 1 डोज ही सफिशिएंट है ऐसे मानना अच्छा नहीं रहेगा। उसका मुख्य कारण ये वैक्सीन 2 डोज की वैक्सीन है, वो ड्यूरेबल प्रोटेक्शन यानी लंबे समय तक प्रोटेक्शन देने के लिए हमको दोनों डोज लेना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि समझ लीजिए हर एक का एंटीबॉडी टाइटर करना चाहिए, तो ये जल्द से जल्द लोगों को देने में बहुत बड़ी ऑपरेशनल डिफिकल्टी आ सकती है। तो इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा, मुझे कोविड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे दोनों डोज लेना मेरे लिए अच्छा रहेगा। जी, बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर रमन आपने ये समझाया कि जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें भी लेना चाहिए, जिन्हें हुआ हुआ है उन्हें भी लेना चाहिए, और जो लोग रिकवर कर चुके हैं उन्हें भी ये लेना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट इम्यूनिटी। और इसलिए हम ये भी कह रहे हैं कि इम्यूनिटी भी बढ़ाइए, वैक्सीन के डोज भी लीजिए, लेकिन साथ ही साथ कड़ाई भी रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, ये अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जंग जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और लोगों के रिएक्शंस क्या आ रहे हैं इस खुशखबरी के बाद, वो भी आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।